हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 7 तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। सेक्शन 1 टू सेक्शन 140 तक, चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराया हुआ है और सारे सेक्शंस मैंने पढ़ाए हैं। तो आपको जिस भी सेक्शंस में डाउट हो आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आप पूरी सेक्शंस भी समझ सकते हैं वीडियोस देखकर, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और वीडियोस के माध्यम से आप जो भी नोट्स बनाएंगे ना, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ही आप इस वीडियो पे आए हैं, और या फिर आप एलएलबी कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको बेयर एक्ट पे कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट समझना, बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका, ये एक स्किल है। और आप प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस देख कर के आप ये स्किल बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और आपका बेयर एक्ट पे एक अच्छा कमांड तैयार हो जाएगा, एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। चैप्टर 8 जो है वो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करती है। और चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 है, इसमें धारा 141 से धारा 160 तक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। और जब हम सेक्शन 141 की तरफ बढ़ते हैं तो यह विधि विरुद्ध जमाव की बात करती है। यानी हमारे भारतीय दंड संहिता के धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। एक तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा किस सेक्शन से संबंधित है, तो सेक्शन 141। तो इस तरीके से ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो गए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होते हैं, इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, इसमें और क्या क्या क्रूशियल वर्ड्स हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। धारा 141 जो है वो ये कहती है 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव। 5 ये शब्द आपको याद रखना है, मिनिमम 5 होने चाहिए, है ना, कम से कम 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। यानी कम से कम 5 व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य से जमाव गठित करते हैं, यानी जमा होते हैं, तो उसे विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत माना जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहला जो है, आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा किसी को आतंकित करना, है ना। अब किसे आतंकित करना, तो केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, ठीक है। केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित किया जाता है। सेक्शन 141 के बारे में आपने समझा कि विधि विरुद्ध जमाव में 5 व्यक्तियों या उससे अधिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है, और उनके इकट्ठा होने का उद्देश्य जो है वो सामान्य होना चाहिए। और अगर वो सामान्य उद्देश्य से 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा हुए हों तो इसे विधि विरुद्ध जमाव
कहा जाएगा। और इसकी कुछ और कंडीशंस होनी चाहिए। पहला कंडीशन जो है वो ये है कि केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना, है ना। आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा यदि केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या संसद को या राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को आतंकित किया जाता है पहले कंडीशन के अनुसार, दूसरे कंडीशन के अनुसार किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध किया जा रहा हो, तीसरा रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध, चौथा किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना। जैसे कोई व्यक्ति है, उस किसी मार्ग या जल के उपभोग करने का वह अधिकार रखता है ना, या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता है, तो ऐसे कब्जा रखने या उपभोग करने से वंचित किया जाता है यदि, है ना। और पांचवा कंडीशन है कि आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना, यानी आपराधिक बल प्रदर्शन के द्वारा उसे विवश करना कि वैध रूप से जिस कार्य को करने के लिए वह आबद्ध नहीं है उस कार्य को करना या उसका लोप करना, है ना। और जो पॉइंट 5 है, उसके स्पष्टीकरण में कोई जमाव जो इकट्ठा होते हुए विधि विरुद्ध नहीं था बाद को विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा, है ना। कि स्टार्टिंग में तो लोग इकट्ठा हुए, वह विधि विरुद्ध जमाव नहीं था, लेकिन बाद में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वह विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। तो जो आपने पॉइंट्स अभी ये समझा, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बता रहा है, पहला पॉइंट बता रहा है कि आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संसद या किसी लोक सेवक को, है ना, या किसी एक को आतंकित किया जा रहा है, या दूसरे कंडीशन के अनुसार किसी विधि या विधि का आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध किया जा रहा है, तीसरे कंडीशन के अनुसार रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध किया जा रहा है, और चौथे कंडीशन के अनुसार किसी संपत्ति का कब्जा लेना जो कि आपराधिक बल द्वारा, है ना। चौथे कंडीशन के अनुसार आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना, या किसी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार से वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमानित अधिकार को प्रवर्तित करना। और पांचवें कंडीशन के अनुसार किसी व्यक्ति को आपराधिक बल द्वारा वह कार्य करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या उस कार्य को लोप करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूपेण हकदार है विवश किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कार्य जो है वह विधि विरुद्ध होंगे, और ऐसी स्थिति में
5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। तो सेक्शन 141 की ये पांचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक केस है होरीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 का वाद है ये। इसमें सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया कि सामान्य उद्देश्य का तात्पर्य ऐसे प्रयोजन या पूर्व नियोजन से है जिसमें ऐसे जमाव के सभी सदस्यों ने भाग लिया हो। इसे किसी भी अवस्था में निर्मित किया जा सकता है। एक अन्य वाद हम देखते हैं, बेयर एक्ट में ही दिया हुआ है, मसालती बनाम राज्य AIR 1965 SC 202। इसके अनुसार यदि कुछ व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के साथ निष्क्रिय सदस्यों की तरह मिश्रित हो जाते हैं तो उन्हें विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के रूप में दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका उद्देश्य समान नहीं था। वो निष्क्रिय सदस्य के रूप में बाद में मिश्रित हो गए, लेकिन उनका उद्देश्य तो समान नहीं था ना, कॉमन नहीं था ना, तो उनको दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और विशंभर भगत बनाम राज्य AIR 1971, इस वाद में बताया गया कि किसी व्यक्ति को उस स्थान पर मात्र उपस्थिति जहाँ पर विधिपूर्वक जमाव के सदस्य अपना अविधिक सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने के लिए एकत्रित हुए हैं उस व्यक्ति को नहीं फंसाती। जहाँ पे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो हैं वह अविधिक सामान्य उद्देश्य अग्रसर करने के लिए एकत्रित हुए हैं और वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति भी उपस्थित है जो कि उस कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है, तो उस व्यक्ति के फंसने का वहाँ पे चांस नहीं है। सेक्शन 142 की तरफ देखते हैं। यह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, इनकी शर्तों की बात करता है कि कब कब कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य हो सकता है। जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव के विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति साशय ऐसे जमाव में शामिल होता है या बना रहता है तब उस व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। सेक्शन 143 यह दंड के विषय में बात करता है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए क्या दंड हो सकेगा। तो जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी 6 मास तक की, यानी अधिकतम 6 मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे या है और नहीं है, या तो 6 मास तक की सज़ा होगी या जुर्माना होगा, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है करतार सिंह बनाम राज्य AIR 1961 SC का मामला है ये। इसमें यह साबित किया गया कि अभियुक्त दल की संख्या 5 से अधिक रही थी, परंतु पहचाने नहीं जाने के कारण अभियोजन केवल 3 का ही किया गया। न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य मानते हुए दंडनीय ठहराया था। और सेक्शन 144 जो घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने की बात को एक्सप्लेन करता है कि जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
ऐसा कोई व्यक्ति है जो घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और धारा 145 है, यह बताती है कि किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। यदि ऐसी स्थिति होती है तो फिर वहाँ पे क्या होता है। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दे दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कोई विधि विरुद्ध जमाव है और उसके लिए यह समादेश दे दिया गया है कि यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव नहीं किया जाना है, उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति जो उसमें सम्मिलित होते हैं या वहाँ उस जमाव में बने रहते हैं तो उन्हें 2 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और सेक्शन 146 जो बलवा की बात करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्री के लिए तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। यही पूछता है बलवा किस सेक्शन से संबंधित है, या सेक्शन का नाम दे देगा 146 सेक्शन, यह किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना होगा बलवा से। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। यानी विधि विरुद्ध जमाव में क्या है कि सामान्य उद्देश्य से वह जमाव इकट्ठा होती है, और बलवा में ऐसा जो विधि विरुद्ध जमाव है वह सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल और हिंसा का प्रयोग कर देता है। तो बलवा के लिए जो आवश्यक तत्व होंगे वो ये कि अभियुक्तों की संख्या 5 या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि 5 या अधिक अभियुक्त होंगे तभी वह विधि विरुद्ध जमाव निर्मित कर पाएंगे, और उनके सामान्य विधि विरुद्ध उद्देश्य द्वारा ही वह इकट्ठा होंगे। और तीसरा पॉइंट जो है वह विधि विरुद्ध जमाव या किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग कर दिया गया। और चौथा कि सभी का सामान्य उद्देश्य हो, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। तो इस प्रकार बलवा के लिए 4 आवश्यक तत्व हो गए। 5 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी वो विधि विरुद्ध जमाव निर्मित होगा, और सामान्य विधि विरुद्ध उद्देश्य द्वारा वो अनुप्राणित होने चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग होना चाहिए, और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा जो है वह प्रयोग में लिया गया हो। धारा 147 जो है वो बलवा करने के लिए दंड की व्यवस्था करती है। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 148 यह घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संदर्भ में बताता है। जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो,
सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 137 बलवा करने के लिए दंड की बात करता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस आप नोट डाउन कर सकते हैं। धारा 147 की बात कर रहे हैं हम। धारा 147 से संबंधित महत्वपूर्ण केस जो है वो है स्टेट ऑफ यूपी बनाम जोधा सिंह 1989 SC का यह मामला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने बताया था कि यदि अचानक हुए झगड़े के दौरान आहत व्यक्तियों पर हमला हुआ हो तो अभियुक्तों को बलवा करने के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि संबंधित परिस्थितियों में अभियुक्तों ने बलवा करने हेतु विधि विरुद्ध जमाव की संरचना नहीं की थी। धारा 149 की तरफ बढ़ते हैं हम, जो विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होने की बात करता है। यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। यदि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव हुआ है तो उस विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य अपराध का दोषी होगा। इस धारा के अधीन विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के दायित्व का अवधारण परिस्थितियों जिनमें घटना घटी थी ना, वह परिस्थिति जिनमें घटना घटी थी, सदस्यों के आचरण और हथियारों जिन्हें वे स्थल पर ले गए थे और प्रयोग किए थे, इन सब के आधार पर किया जा सकता है और इसे निर्धारित किया गया था रॉय फर्नांडिज बनाम गोवा राज्य AIR 2012 के मामले में। सामान्य उद्देश्य का अनुमान निम्न सिद्धांत इस संबंध में अभिकथित किए गए हैं। सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य कैसे होगा इसको हम समझ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने के समय विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है अपराध के लिए दायी और अपराधी होगा ना, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है तो प्रत्येक व्यक्ति अपराध के लिए दायी होगा, अपराधी होगा। और उपहति कारित करने या उपहति कारित न करने का तथ्य सुसंगत नहीं है, जहां अभियुक्त को इस धारा की सहायता से आलिप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। और विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य भी दायी होगा जो जानता था कि अपराध सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में कारित किए जाने के लिए संभाव्य है। अवधारण के लिए सुसंगत प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था या न, कि यह कि क्या उसने वास्तव में भाग लिया था या नहीं। कृष्णाप्पा बनाम कर्नाटक राज्य AIR के बाद में बताया गया कि अवधारण के लिए यानी सामान्य उद्देश्य का अनुमान के अवधारण के लिए सुसंगत प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था या नहीं, या फिर यह कि क्या उसने वास्तव में भाग लिया था या नहीं। ऐसी स्थिति से जो जवाब मिलता है उसके अनुसार उनके सामान्य उद्देश्य का अवधारण हो पाएगा। यह कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य में निर्धारित किया गया था। रॉय फर्नांडिज बनाम गोवा राज्य, इसमें संदेह के लाभ के आधार पर कुछ अभियुक्तों की दोष मुक्ति कोई तात्विक अंतर नहीं करता और जमाव प्रकृति में विधि विरुद्ध होगी की बात करता है। गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, शनिचर साहनी बनाम बिहार राज्य और दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, गणेशन बनाम राम
रघुरामन। इन वादों में यह भी निर्धारित किया गया कि कुछ अभियुक्तों को दोष मुक्ति के कारण यदि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों की संख्या 4 तक कम हो जाती है तो यह धारा लागू नहीं होगी, और अभियुक्त धारा 34 के, जो कि सामान्य उद्देश्य की बात करता है, धारा 34 सामान्य आशय की बात करती है, तो सामान्य आशय की सहायता से दोष सिद्ध किए जा सकते हैं यदि अभियुक्तों की संख्या 5 से कम हो गई तो, और अगर अभियुक्त 5 हैं तो फिर वह विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत आएंगे। हत्या का प्रयास, है ना, दोष सिद्धि के मामले में क्या बात बताता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जमाव ने हत्या के आशय से उपहत पर अभिकथित आक्रमण किया। क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों तथा उपहत के बीच भूमि विवाद के कारण शत्रुता थी, चिकित्सकीय साक्ष्य उपहत के अभिसाक्ष्य का संपोषक एवं यह स्थापित कि जमाव विधि विरुद्ध था या सामान्य आशय हत्या कारित करने के प्रयास में आक्रमण करना था। इस कारण दोष सिद्धि उपयुक्त होगी, और ये निर्धारित किया गया था। उत्तरांचल राज्य का केस है हयात राम एवं अन्य बनाम राज्य। दोष सिद्धि समर्थन नहीं। इस धारा के अधीन दोष सिद्धि तब समर्थनीय नहीं हो सकती जब पक्षकारों के बीच अचानक और मुक्त लड़ाई है। रंगलाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना, इस केस में यह बताया गया कि जब पक्षकारों के बीच अचानक और मुक्त लड़ाई होती है तो यहाँ पे दोष सिद्धि सब पर नहीं की जा सकती। यदि अभियुक्त एक बार अपराध स्थल को छोड़कर चला जाता है और इस प्रकार वह विधि विरुद्ध जमाव की सदस्यता छोड़ देता है तो उसके बाद में अन्य सदस्यों के द्वारा कारित किए गए कार्य के लिए उस व्यक्ति को जो वहाँ से छोड़कर चला गया था दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। यह मसा खान बनाम राज्य AIR के बाद में निर्धारित किया गया था। धारा 150 की तरफ चलते हैं, जो विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता की बात करता है। ये बताता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा, या भाड़े पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा, या के प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, मतलब उसके प्रति मौनानुकूल बना रहेगा, वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाड़े पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दंडनीय होगा, मानो वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था। आज की वीडियो में हमने धारा 141 से धारा 150 तक जाना। आगे के सेक्शंस को हम अगले वीडियोस में समझेंगे। चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को, जिससे मैं आगे के वीडियोस की कंटेंट में हमेशा इम्प्रूव करती जाऊँ। इसके अलावा आपको अगर कोई कमेंट, कोई सुझाव देना है, कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप किसी और भी टॉपिक पे ऐसा चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मैं उस पर बेहिचक आप कहिए और मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप ऐसे टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।